वेलकम बैक। तो अभी हम बात करेंगे इंडक्टर सर्किट पे, प्योर इंडक्टर सर्किट। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था प्योर आर सर्किट। तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद प्योर इंडक्टर सर्किट। पॉइंट वाइज जाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे डायग्राम। इंडक्टर का मतलब होता है सोलेनॉइड, ओके, कॉइल, ओके, और इसको मैंने एसी लेना है और इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल ले लो। कितना है इसका सेल्फ इंडक्टेंस? एल। ठीक है, तो आई थिंक डायग्राम इज वेरी सिंपल। फिर आता है अप्लाइड ईएमएफ। अप्लाइड ईएमएफ क्या है? वही है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। एंड बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड ईएमएफ, ओके, इसमें कितना करंट बनता है दैट विल फाइंड एक्सप्रेशन फॉर करंट। ये समझ लो, ये आंसर है आपका एक्सप्रेशन फॉर करंट। तो ये डेरिवेशन है, ओके। जैसे इसको ईएमएफ अप्लाई किया बच्चों, यहां पे करंट फ्लक्चुएट होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट ऐसे जा रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। बहुत फ्लक्चुएशन है और कॉइल को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कॉइल हेट्स फ्लक्चुएशन, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कॉइल खुद में ईएमएफ को इंड्यूस कर रहा है। यही पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर में। और इसका फॉर्मूला हमने बनाया था E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ उसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये पॉइंट समझ में आया? क्योंकि यहां पे ईएमएफ फ्लक्चुएट हो रहा है, करंट फ्लक्चुएट हो रहा है, फ्लक्स फ्लक्चुएट होगा, चेंज होगा। कॉइल अपने में ईएमएफ को इंड्यूस करेगा E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है ना। अभी ये अपोज करने के लिए, ये जो कॉइल है इसने अपोज करने के लिए ईएमएफ बनाया। तो ये कितना अपोज करेगा? जितना यहां पे ईएमएफ बनेगा उतना अपोज करेगा। तो अप्लाइड ईएमएफ जितना रहेगा उतना ही तो वो अपोज करेगा। तो अप्लाइड ईएमएफ क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू प्लस एल डी आई बाई डी टी। बात समझ में आ रहा है? ये अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, गारंटीडली उतना ही यहां से अप्लाई हुआ रहेगा क्योंकि वो अपोज करने को ही जाता है। तो यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। जितना अप्लाई होगा उतना वो अपोज करेगा। तो अप्लाई कितना होगा? E इज इक्वल टू प्लस एल डी आई बाई डी टी। देयरफॉर डी आई इज इक्वल टू E बाई एल इंटू डी टी। अगर अभी DI मिला है, मुझे करंट चाहिए, DI से I पे जाना है, तो आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट। बट ये जो E है वो टाइम डिपेंडेंट है, बराबर है? तो इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो DI इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन L इंटू डी टी। ठीक है, तो मैंने E के बदले वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन L इंटू डी टी। नाउ गारंटीडली आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू ई नॉट और एल कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन अप्लाई होगा साइन ओमेगा टी डी टी। यहां तक सिंपल है। व्हेन यू इंटीग्रेट डी आई व्हाट विल गेट? आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय एल। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा प्लस सी, where C is integration constant. What is C? It is integration constant. यहां तक समझे? ये EMF यहां पे इंड्यूस हुआ है। कितना EMF इंड्यूस होगा? जितना यहां पे प्रोड्यूस होगा। जितना प्रोड्यूस होगा उतना इंड्यूस्ड होगा। तो E is equal to plus L di by dt. तो di is equal to E by L into dt. di से I चाहिए, di से I चाहिए तो मैं इंटीग्रेट करूंगा, पर E टाइम पे डिपेंड करता है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी मैंने कर दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, ये इंस्टेंटेनियस है, कांस्टेंट थोड़ी है, तो टाइम पे डिपेंड करता है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, फिर इंटीग्रेट किया। ठीक है ना। ये जो C है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही करंट पे डिपेंड करता है। तो ये जीरो हो जाएगा, टाइम इंडिपेंडेंट है। तो C अपने को फाइंड करने का जरूरत नहीं, आगे जाके ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो कंडीशन से हम बोल देंगे कि भाई C जीरो है। C जीरो हो गया, टाइम इंडिपेंडेंट था। करंट जीरो होगा तो C जीरो ही होना चाहिए, करंट जीरो होगा तो C जीरो हो जाएगा, बराबर है? क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो I इज इक्वल टू माइनस बाहर लेके आया E नॉट बाय एल ओमेगा। याद है अपना
इसके बाद वाला पॉइंट क्या है, रिलेशन बिटवीन ई एंड आई। मतलब हम ई को और आई को कंपेयर करते हैं, उनमें रिलेशन ढूंढते हैं। तो ई का इक्वेशन साइन में दिया है, तो आई का इक्वेशन में किस में आना चाहिए, साइन में आना चाहिए, बराबर है? क्यों कॉस में काय को रखेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे? तो कॉस को साइन में बदलते हैं, तो यहां पे आई राइट इट इज π/2 माइनस ओमेगा टी। कॉस इज कन्वर्टेड इनटू साइन, ओके, कॉस इज कन्वर्टेड इनटू साइन, तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा। और अगर आपको पता रहेगा तो माइनस साइन थीटा कैसे लिख सकते हैं बच्चों, साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते कि नहीं? मतलब ये माइनस साइन हम अंदर लेके जा सकते हैं, ये माइनस साइन हम अंदर लेके जा सकते हैं। तो ये ई नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन माइनस अंदर लेके गया तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये इक्वेशन मिल गया। अब मुझे बच्चों बताओ करंट मैक्सिमम कब बनेगा? ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, ई नॉट पीक ईएमएफ वो तो कांस्टेंट है, एल इसका सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट है, सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ओमेगा कहां से आती है, सोर्स से आती है, वो भी कांस्टेंट है। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है। तो आई कंप्लीटली साइन पे डिपेंड कर रहा है, आई कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन पे। जब साइन का वैल्यू, साइन ओमेगा टी माइनस π/2 का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देन करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम को अपन आई नॉट लिखते हैं। जब साइन मैक्सिमम होगा करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन करंट कंप्लीटली साइन पे डिपेंड कर रहा है, तो साइन मैक्सिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, चलेगा? आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, ये आ गया। तो ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, therefore I is equal to I naught sin omega t minus π/2। ये हो गया करंट का एक्सप्रेशन, ये हो गया करंट का डेरिवेशन। बात समझ में आ रहा है? चेक करो अच्छे से, आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे मैं डिराइव कर रहा हूं चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर फोर्थ पॉइंट है रिलेशन बिटवीन E एंड I। अभी आप थोड़ा चेक करो, E का जो फेज है ओमेगा टी है और I का जो फेज है वो ओमेगा टी माइनस π/2 है। मतलब I पीछे π/2 से और E आगे है। तो मैं यहां पे स्टेटमेंट लिख देता हूं, E लीड्स एंड I लैग्स बाय π/2। इज इट क्लियर? E क्या करता है, लीड कर रहा है, और I क्या कर रहा है, लैग कर रहा है π/2 से। सिंपल है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। देन रिलेशन बिटवीन ई एंड आई हो गया। अब इसको हम डायग्राम से बता देते हैं, वेव डायग्राम से। वेव डायग्राम से हमने बता दिया, ठीक है इसको। तो ये ऐसे करंट ईएमएफ बनेगा, ये मैक्सिमम है ई नॉट, ये माइनस ई नॉट, ये 0, ये अप्लाइड ईएमएफ बन गया। करंट क्या हो रहा है, π/2 पीछे से चालू हो रहा है, तो ये 0 है, ये π/2, ये π बना है, तो ये π/2 पीछे से चालू हो रहा है करंट। तो ईएमएफ आगे है और करंट पीछे, क्लियरली दिख रहा है। सबसे अच्छा आपको इसको फेजर डायग्राम में एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज को। तो मैं इधर फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूं। फेजर डायग्राम में मैं इस चीज को बताता हूं। ये रेफरेंस लाइन है, ये ई नॉट माइनस ई नॉट, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि पेज बोर्ड ऑलरेडी भर गया है पूरा, डेरिवेशन काफी बड़ा था। पहला तो ई ड्रॉ करेंगे, ई फाइंड करेंगे भाई कहां पे फेजर में है। तो हम एंगल देखेंगे, किसी भी एंगल पे ई फाइंड करना है तो ओमेगा टी, ओमेगा टी एंगल जनरली कुछ भी लो, ये जितना रेडियस है उतना ड्रॉ करना है, जितना ई नॉट है उतना ड्रॉ करना है, ये ओमेगा टी है। और ये जहां पे कट करेगा वो ई हो जाएगा, ये जहां पे कट करेगा वो क्या हो जाएगा, ई। भाई करंट किधर है, करंट बोल रहा है कि ओमेगा 2 से टी से π/2 पीछे चल रहा है, ओमेगा टी से π/2 पीछे चल रहा है, मतलब करंट कहीं यहां पे है। और ये जहां पे कट करेगा वो क्या रहेगा, आई।
बात समझ में आ रहा है? तो जहां पे ईएमएफ है उससे π/2 पीछे क्या चल रहा है, करंट चल रहा है, जहां पे कट करेगा वो तेरा क्या रहेगा, I। इज इट सिंपल? सबसे इंपॉर्टेंट, अपोजिशन टू करंट। भाई पर करंट को अपोज कौन करता है? यहां तक पॉइंट समझ में आया, डेरिवेशन हो गया, सब बता दिया भाई, ई आगे बढ़ रहा है, आई पीछे से आ रहा है, करंट को अपोज कौन करता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट को अपोज करता है ई नॉट अपॉन आई नॉट। ओम्स लॉ क्या बोलता है? वी बाय आई, करंट का अपोजिशन ई नॉट अपॉन आई नॉट। इस इक्वेशन को अच्छे से देखो और मुझे बताओ, ई नॉट अपॉन आई नॉट, ई नॉट अपॉन आई नॉट ये एल ओमेगा हो जाएगा, यस और नो? चेक करके बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, बहुत पूरा ध्यान लगाओ यार। करंट को अपोज कौन करता है? ई नॉट अपॉन आई नॉट, एल ओमेगा। मतलब यहां पे अपोज कौन कर रहा है? एल ओमेगा। इसका मैं नाम रखता हूं एक्सएल, सिंबल एक्सएल रख रहा हूं, सॉरी, और इसका नाम रखूंगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम रखा बच्चा इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखो इंडक्टर जब लगाता हूं तो अपोज कौन करता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसका नेचर अलग है, उसका स्वभाव अलग है कॉइल का। रेजिस्टेंस में कौन अपोज करता है? रजिस्टर में कौन अपोज करता है? रेजिस्टेंस। इंडक्टर में कौन अपोज करता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये पता रिएक्टेंस क्यों लिखा है यहां पे? भाई ये रिएक्ट होता है, हाँ ये मजबूत रिएक्ट होता है, क्योंकि ये ओमेगा पे डिपेंड है। एल तो कॉइल का औकात है, कॉइल का कोएफिशिएंट है, कितना अपोज करेगा वो कॉइल के एरिया पे, कॉइल पे कितने टर्न्स है, वो सब पे डिपेंड करेगा, वो एल हो गया। पर बेसिकली एक्सएल डिपेंड्स अपॉन ओमेगा। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी उसको ज्यादा अपोज करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम करेगी उसको कम अपोज करेगा। फ्रीक्वेंसी के देख के, फ्रीक्वेंसी को देख के, ये ओमेगा आया कहां से? सोर्स से आया ना भाई, ये जो सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी, तो सोर्स का ओमेगा देख के अपोज करेगा, मतलब उसका नेचर देखो, मतलब देखता भाई ओमेगा कितना है उस हिसाब से अपोज करता है। ओमेगा देख के वो क्या करता है? अपोज करता है, मतलब इसको नेचर ही अलग है। अभी मुझे बता, जब मैं अल्टरनेटिंग करंट की बात करता हूं तो भाई ओमेगा तो बहुत ज्यादा रहते हैं अल्टरनेटिंग में, तो अल्टरनेटिंग करंट को मजबूत अपोज करेगा, मजबूत, यस। और अगर मैं डायरेक्ट करंट की बात करूं, वो तो कांस्टेंट करंट है भाई, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। डायरेक्ट करंट मतलब कांस्टेंट करंट है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो डायरेक्ट करंट को वो अपोज ही नहीं करेगा। मतलब ये इंडक्टर कैसा है, अल्टरनेटिंग करंट आएगा ना तो उसको वो अपोज करने जाएगा, पर डायरेक्ट करंट को बिल्कुल अपोज नहीं करेगा। देखो बात समझ में आ रहा है? और अपोज भी औकात के हिसाब से करेगा, क्योंकि एल पे भी डिपेंड करता है, कॉइल नल्ला रहेगा तो ज्यादा अपोज नहीं करेगा। तो बेसिकली मैं ऐसे बोल सकता हूं, इंडक्टर अलाउज डीसी एंड ब्लॉक्स एसी। इंडक्टर क्या करता है? अलाउ एसी, एसी को बोलते भाई जा कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो जाओ जाओ कोई प्रॉब्लम, मस्त मस्त मस्त। डीसी को अलाउ करता है, पर एसी को ब्लॉक कर देता है। मतलब यहां से 10 एम्पियर एसी आया तो इसके औकात के हिसाब से, एल के हिसाब से ब्लॉक करेगा, 5 एम्पियर ब्लॉक कर देगा, 6 एम्पियर ब्लॉक कर देगा, 8 एम्पियर, क्या पूरा का पूरा 10 एम्पियर भी ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, मतलब वो डीसी को अलाउ कर रहा है और एसी को क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है। इसलिए इसका नाम रखा रिएक्टेंस, रिएक्ट कर रहा है। ओमेगा को देख के रिएक्ट करते हैं, मतलब भेदभाव करते हैं। ओमेगा देखते हैं उसके हिसाब से बोलते हैं कि मैं अपोज करूंगा कि, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडक्टर सर्किट में अपोज कौन करता है? इसके ऊपर समझ भी है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडक्टर सर्किट रहेगा तो अपोज कौन करेगा? एक्सएल। नाम क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, फार्मूला क्या है? एल ओमेगा। ठीक है, और लास्ट 8 पॉइंट, पावर इंड्यूस इज 0। इसमें पावर 0 लगती है इंडक्टर सर्किट में, आगे जाके हम डिराइव करेंगे। फिलहाल ये पॉइंट 8वां पॉइंट तो फिलहाल याद रखो, बाकी सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो इंडक्टर सर्किट, इंडक्टर का नेचर देखो कैसे है। इंडक्टर सर्किट को अगर तूने एसी लगाया तो ई आगे भागेगा, आई पीछे से आएगा। ई आगे रहेगा, आई पीछे से रहेगा। कितना पीछे रहेगा? π/2 पीछे रहेगा, 90 डिग्री पीछे से चल रहा है, मतलब ई आगे आगे भाग रहा है, आई पीछे पीछे आ रहा है 90 डिग्री से। पहला बात, ठीक है। दूसरा बात, अपोज कौन करेगा? ओमेगा को देख के अपोज करता है, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस ऐसा बोलते हैं। ठीक है, और इसमें पावर जनरेट नहीं होता है, पावर इज 0, मतलब यूटिलाइज नहीं होता, पावर इज 0। ओके, सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किया। अभी आप इसको लिखो, हाँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको ये सब नहीं मिलने वाला है, आपको लिखना पड़ेगा नोटबुक में। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, ये लिखो
और फिर डिस्क्रिप्शन में देखो, आपको एकदम मक्खन लगेगा, कुछ टेंशन नहीं है। बट पूरा फोकस करो, सारे पॉइंट्स अपन गैदर करेंगे ही बाद में, पर अभी से अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करो, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स आते ही है एसी सर्किट में से, और न्यूमेरिकल्स आने के लिए इतनी सारी डायलॉग बाजी चल रही है, ठीक है, क्योंकि जितने आप डायलॉग याद रखोगे उतना आपका न्यूमेरिकल अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चा, थैंक यू वेरी मच।